सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे एकांकी रीढ़ की हड्डी के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको रीढ़ की हड्डी एकांकी का व्याख्यान बताया कि किस प्रकार से लेखक अपनी बात को आपके सामने रखता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान दिलाना चाहता है और स्थान दिलाने के साथ साथ रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को, जो दोहरी मानसिकता रखते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना चाहता है। और उमा के माध्यम से लेखक ने इस एकांकी में बखूबी वह कार्य किया है। आइए हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 और उसका उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? अब अपने जमाने को श्रेष्ठ बताना यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ठीक उसी गुण का उपयोग रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद भी कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार की विशेषता का बखान करना उचित नहीं है। हमें अपने देश के विकास के लिए समय के साथ चलना चाहिए और पुराने समय की अच्छाइयों को लेकर समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जो कि गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप उचित नहीं कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से पुराने समय की तलवार आज के समय के सामने रख देंगे और हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। शंकर जैसे व्यक्तियों को भी इसका विरोध का चाहिए। तो उन दोनों के द्वारा अपने समय की विशेषता बताना या आज के समय से तुलना करना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो एकांकी में आपने जाना है, देखा, पढ़ा ही है कि रामस्वरूप एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। लेकिन जब उसके विवाह की बात आती है तो वे एक विवश पिता बन जाते हैं और ना चाहते हुए भी अपनी बेटी का रिश्ता एक पैसे वाले घर में करना चाहते हैं और लड़के वाले नहीं चाहते थे कि उनके घर पढ़ी लिखी बहू आए। अपनी बेटी की शादी के लिए रामस्वरूप इस बात को छिपा जाते हैं। उनके आचरण का यह विरोधाभास उनकी व्यवस्था को प्रकट करता है और उन्हें इस बात को समझना चाहिए था कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ते कायम नहीं होते, लेकिन वो एक विवश पिता बनकर ऐसे कार्य को करते हैं। तो उनकी व्यवस्था क्या थी कि वो अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अब जो कि रामस्वरूप ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, इसलिए पढ़ी लिखी लड़की से इस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा करना उचित नहीं है। वो चाहते थे कि उमा लड़के वालों के सामने सज धज कर जाए और अपनी बीए पास होने की बात को छिपाकर 10वीं पास होने की बात बताए। वे चाहते थे कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। लेकिन आज समाज में लड़के लड़की को समानता का दर्जा दिया गया है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। अतः लड़की कोई वस्तु या मूक जानवर नहीं है कि किसी के इशारे पर वह कार्य करे। उसका भी अपना एक अधिकार है, वह जैसा चाहे कर सकती है। उसकी रुचियाँ, पसंद नापसंद सभी को स्थान देना चाहिए। इसलिए रामस्वरूप द्वारा इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं
और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप के अपराधी हैं? रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों अपराधी हैं, लेकिन रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कम अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब विवाह की बात आ गई तो उन्हें समाज के सामने झुकना पड़ गया और झूठ बोलना पड़ गया। झूठ बोलना भी एक तरह का अपराध है, क्योंकि झूठ बोलकर विवाह जैसे पवित्र बंधन नहीं तय किए जा सकते। और गोपाल प्रसाद अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस का नाम दिया। विवाह दो परिवारों का संबंध होता है, कोई बिजनेस नहीं। और उन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा भी रखी, इसलिए वो अपराधी हैं। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इस कथन के माध्यम से कई कमियां हैं शंकर में जो वो संकेत कर रही है। पहली कमी, गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल तथा खूबसूरती के विषय में बार बार जानना चाहते हैं, पर अपने बेटे के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देते कि उनका लड़का शारीरिक रूप से भी झुका हुआ है। गोपाल प्रसाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे अपने बेटे को बहुत होशियार समझते हैं, पर वास्तव में ऐसा वह नहीं है और उमा यही चीज़ें बताना चाहती है। शंकर का चरित्र भी अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल का वो चक्कर लगाता रहा है। शंकर में आत्मविश्वास की भी कमी है। वह अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता है, खुद का कोई अस्तित्व प्रकट नहीं करता है और झुककर चलता है। तो वह बताना चाहती थी कि आप बाद में मेरी कमियां निकालिए और खूबियां जानना चाहिए, पहले अपने लाडले बेटे को अच्छी तरह से परख लीजिए। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तो एकांकी के माध्यम से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें व्यक्तित्वहीन, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लड़के की समाज को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जो अपने आप को नहीं संभाल सकता है वह अपने परिवार को क्या संभालेगा। हमें तो समाज के लिए उमा जैसी चरित्रवान लड़की चाहिए, जो खुद तो पढ़ लिख कर काबिल है और समाज के उन रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों को भी अच्छा खासा सबक सिखा सकती है और अपने दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ सकती है। तो हमें समाज में उमा जैसी नारियों की आवश्यकता है, जो हमारे राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान भी दे सकती है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी नाम से ही स्पष्ट है कि शारीरिक ढांचा और वह मजबूत होना चाहिए। इसके अभाव में व्यक्ति क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा और खड़ा भी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार समाज में नारी को भी रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमज़ोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज के उचित स्थान दिए बिना समाज को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इस पाठ का जो शीर्षक दिया गया है रीढ़ की हड्डी, वह पूर्णतः उचित है। उमा के माध्यम से हमें पूरी बात समझ में आ जाती है कि किस प्रकार से हमें उमा जैसी एक दृढ़ विश्वास वाली मजबूत लड़की चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? ठीक 7वें प्रश्न जैसा ही है यह भी कि हम इस एकांकी का मुख्य पात्र किसे मानेंगे? उमा को। शंकर को तो मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है और उमा ने अपने विचारों के माध्यम से समाज को सबक सिखाया है, रूढ़िवादी विचारधारा को नष्ट किया है। इसलिए इस एकांकी की मुख्य पात्र
उमा ही है। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रामस्वरूप इस एकांकी के पुरुष पात्र हैं और उमा के पिता हैं। वे आधुनिक विचारों को महत्व देते हैं, उच्च शिक्षा को महत्व देते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को BA तक पढ़ाया। लेकिन वो उसके विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे और गोपाल प्रसाद ने शर्त रखी थी कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, इसलिए उन्हें समाज की परिस्थितियों को देखते हुए बातों को छुपाना पड़ा था। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं। शिक्षा के मामले में दो प्रकार की राय रखते हैं कि लड़कियों की शिक्षा अलग है और लड़कों की शिक्षा अलग है। वे शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बिजनेस का नाम देते हैं। वे दहेज में भी लालच रखते हैं। अपने लड़के की कमियों को नहीं देखते हैं, बल्कि कम पढ़ी लिखी बहू ढूंढना चाहते हैं ताकि वह उससे आसानी से अपनी बहू से आसानी से काम करवा सके। प्रश्न नंबर 10, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है आपका मुख्य प्रश्न जो आपके पाठ के सारांश को भी प्रकट करता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, समाज में लड़कियों को सम्मान दिलाना, स्थान दिलाना। दूसरा, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने रखना। तीसरा, विवाह के समय लड़कियों की पसंद, नापसंद, रुचि, अभिरुचि को भी महत्व देना। चौथा, लड़कियों के माता पिता को भी यह समझाना कि विवाह के समय आपको समझौता करने की आवश्यकता नहीं है या किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यदि आपने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया है, काबिल बनाया है, तो उसके अनुसार ही उसके लिए वर चुनिए। यदि आप ईमानदारी से ऐसा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसका घर जीवन भर अच्छी तरह से चलता रहेगा। इसके साथ लेखक ने समाज के उन लोगों को बेनकाब करना चाहा है जो दोहरी मानसिकता रखते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई अलग है और लड़कों की पढ़ाई अलग है। लास्ट लिख सकते हैं, उन लोगों की मानसिकता को उजागर करना जो लड़कियों को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहते हैं, अर्थात रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को समाज के सामने आईना दिखाना। अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित स्थान या उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन से प्रयास कर सकते हैं? कई प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से स्वयं ही नहीं देखना चाहिए, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए, ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। स्त्री शिक्षा में योगदान देते हुए लड़के और लड़कियों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, दोनों को बराबर मान सम्मान देना चाहिए और लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका यह पाठ पूर्ण हो गया। आप सभी मैंने समझा दिए प्रश्नोत्तर, स्वयं से इन प्रश्नों के उत्तर आप भी लिखिए। धन्यवाद।